साइलेंस। नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हर रोज की तरह हाजिर हैं हम आपके सामने सीटों की चर्चा लेकर। मेरी आज एक साथी से बात हुई और वो हमारे शो पे अभी ज्वाइन भी करेंगे। उनका कहना था कि वो सोनीपत जिले में एक दो दिन उन्होंने सर्वे किया और ग्राउंड पर मौजूदा स्थिति जो है उसको भांपने की कोशिश की और उनके जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े चौंकाने वाले थे, थोड़े से अलग थे। तो जब वो ज्वाइन करते हैं तो हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सोनीपत की जो 3 सीटें, कल हम सोनीपत जिले की बात कर रहे थे, तो सोनीपत की 3 सीटें जो हैं वो रह गई थी। सोनीपत, गोहाना और बड़ौदा। और ये तीनों ही इंटरेस्टिंग सीटें हैं। सोनीपत में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से आए हैं। गोहाना के अंदर बीजेपी के पुराने जो एमपी रोहतक के थे उनको टिकट दी गई है और बड़ौदा के अंदर एक इंडिपेंडेंट खड़े हैं जो सारे समीकरण जो हैं इधर से उधर कर रहे हैं। तो इन पर तीनों सीटों पर जो समीकरण बनेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बनेंगे। सबसे पहले चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, सोनीपत की क्या स्थिति बन रही है, सोनीपत शहर की, जरा एक्सप्लेन करें। जी, सोनीपत अगर शहर की बात करें तो बीजेपी ने जो वहाँ के मेयर है निखिल मदान को टिकट दिया है और कांग्रेस से जो है वो उनके विधायक जो है अपना सुरेंद्र पवार ही चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला दोनों के बीच ही है और सुरेंद्र पवार को कोर्ट ने बरी भी कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। हो सकता है आज वापस भी आज आ भी जाए जो है। तो अभी आज के दिन जो है बीजेपी वहाँ आगे दिखाई दे रही है जो है अपना सोनीपत विधानसभा सीट में। सोनीपत विधानसभा एक पंजाबी बहुल से पिछली बार बीजेपी की बड़ी हार इस वजह से भी हुई थी क्योंकि जैन को लेकर जो उस टाइम जो तत्कालीन मंत्री थी कविता जैन को लेकर नाराजगी थी, तो इस वजह से बीजेपी को वहाँ पे हार का सामना। लेकिन इस बार जो है बीजेपी वहाँ पे कहीं ना कहीं एज है बीजेपी को। अब ये देखना होगा कि जैसे सुरेंद्र पवार बाहर आते हैं उसका कितना उनको फायदा मिलता है। बाकी जो है इसका नखी मैदान का जो पंजाबी मतदाता है उसमें अच्छा प्रभाव है। लेकिन हाँ, गरीब तबके में निखिल मैदान में गरीब तबके भी प्रभाव है। लेकिन जो सुरेंद्र पवार है उनका उनका जैसे जाटों का है वोट, जो शहर के आउटर कॉलोनी था सोनीपत की, वहां से उनको अच्छा वोट मिल सकता है। दूसरा जो कुछ गरीब तबका है वहां से फायदा। लेकिन देखना होगा कि उनके आने पर कितना इलेक्शन बदलता है। और लेकिन आज के दिन जो है बीजेपी जो है आगे दिखाई देती है सोनीपत विधानसभा सीट से। जी, अभी तक वहां पर पवार साहब की जो पुत्र वधू है और परिवार के अन्य लोग हैं वो प्रचार हाँ कर जी, रहे थे, लेकिन प्रचार कर अब रहे जो थे। है वो खुद हाँ प्रचार जी, करेंगे, खुद चुनाव संभालेंगे, तो हाँ परिस्थितियां जी, बदल सकती हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ कथुरिया जी भी जुड़ गए हैं, जोगिंदर कथुरिया जी। जोगिंदर कथुरिया जी, क्या कहना है आपका सोनीपत सीट को लेकर? सर, जो पिछली बार का चुनाव है वो राजीव जैन और कविता जैन के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, जैसे कि अभी अमित जी भी बात कर रहे थे। और उसके कारण पिछली बार सुरेंद्र पवार जो काफी हथबल का प्रयोग करके सोनीपत में चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, परंतु जी इस बार का चुनाव सुरेंद्र पवार के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि सोनीपत जो शहर है उसमें पंजाबी समुदाय के मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी और वो जी ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। वैसे जो सुरेंद्र पवार अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बाहर आए हैं, थोड़े से जी हालात तो बदले हैं। पहले जो एज था बीजेपी की तरफ था और एक तरफा जीत दिखाई दे रही थी निखिल मदान की, परंतु सुरेंद्र पवार के बाहर आने के बाद सेंटिमेंट्स में कुछ परिवर्तन हुआ है और जो 24,000 यहाँ पर जाट मतदाता है और 9200 के करीब करीब यहाँ मोहम्मदन मतदाता है, उनके बेस पर यहाँ पर फाइट देने का प्रयास कर रहे हैं सुरेंद्र पवार निखिल मदान को। निखिल मदान ने जब मेयर का चुनाव था उस समय काफी धनबल का प्रयोग कर पहली बार ही वो मेयर का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे और पहली बार में ही उन्होंने जीत हासिल की। पंजाबी समुदाय में अच्छी खासी पकड़ है, परंतु बीजेपी के जो स्थानीय ग्रास रूट वर्कर्स हैं, बीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट्स काफी समय से मेहनत कर रहे थे टिकट के लिए, उनमें नाराजगी है। भले ही कविता जैन और राजीव जैन
मान गए हों, परंतु दिल से ओपनली अभी भी निखिल मदान के साथ नहीं चल पा रहे हैं। जी, प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी कहाँ चले गए? प्रेम जी शायद सीट से हट गए हैं। प्रेम जी, जी प्रेम जी, जी, ये तो आपने सुना सोनीपत को लेकर अमित जी के और कथुरिया जी के जो राय है, आपकी क्या राय है सोनीपत को लेकर? कि सोनीपत परंपरागत रूप से तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और जी, कई बार यहाँ जो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, वो इस कारण से जीत पाए थे क्योंकि कविता जैन जो बहुत रोज था जनता में, और वैसे भी इस पंजाबी बहुल सीट कहा जा सकता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्ड खेलने पंजाबी प्रेम जी समाज आपकी से आवाज नहीं आ रही है। है। मैं दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, कथुरिया आवाज जी से भी और प्रेम जी से भी, जी कि गाड़ी रोककर एक तरफ लगाकर किसी नेटवर्क एरिया में तब बात करेंगे, नहीं तो अ, सारा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि सोनीपत जो है परंपरागत रूप से पंजाबी सीट रही है और जी, कविता जैन से पहले जितने भी लगातार विधायक बने वो पंजाबी समाज से थे। कविता जी, जैन के पति भी वहां चुनाव हारे थे हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पे, और जी, जब वो मंत्री बनी तो उनके पति ही वास्तव में राजनीति कर रहे थे और उनके विरुद्ध जी, इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी कि सुरेंद्र पवार जो लोकदल छोड़ करके, इंडियन नेशनल दल छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आए थे, उनको वहां से जी, विधायक चुन लिया। और जी, इस समय जो प्रत्याशी हैं मैदान में, सुरेंद्र पवार प्रत्याशी जब बने तो वो जेल में थे। आज उनकी जी, रिहाई हुई है 3 महीने बाद। और जी, कांग्रेस की एक अन्य जो नेता थे जो उनको भारतीय जनता पार्टी ने बुला करके टिकट दे दी क्योंकि वो पंजाबी समाज से आते हैं। इस जी, बार मुकाबला लगता था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी और हमें भी लग रहा था एज भारतीय जनता पार्टी का है, परंतु जिस प्रकार से सुरेंद्र पवार को अंदर किया, उनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति जगी है। और आज 3 महीने जी, जेल में रहने के बाद जब वो वापस घर आए हैं तो मैं समझता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति उन्होंने बटोरी है। जी, सुरेंद्र पवार पिछड़ी श्रेणी से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, परंतु पंजाबी समाज में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है क्योंकि उनकी सारी जी, रिश्तेदारियां पंजाबी समाज में ही हैं। और सुरेंद्र जी, पवार को आप कमजोर प्रत्याशी किसी भी दृष्टि से कह नहीं सकते। जी। एक मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बात कही थी, वो ये थी कि सोनीपत जिले में कथुरिया जी ने एक सर्वे किया है। कथुरिया जी, उस जी सर्वे की फाइंडिंग्स जरा हम जानना चाहेंगे, बारीक फाइंडिंग। सोनीपत जिले में 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में कितनी सीटों पर आप किस किस पार्टी को आगे देख रहे हैं, या क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है और पिछली बार भी ये जो यहाँ ये जो राई। ये जो गढ़ है, ये गढ़ पिछली बार जी, ही टूट गया था लोकसभा के चुनाव में, अगर आपको याद हो। इस बार भी जी, लोकसभा के चुनाव में इस बार भी लोकसभा के चुनाव में बड़े नैरो मार्जिन से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत पाया है। और गढ़ जी, कभी नहीं होते किसी के भी। ये गढ़ की जो कहीं ना कहीं मान्यता गढ़ी गई है, वो मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छी बात है। गढ़ कभी किसी का नहीं होता, गढ़ जी, मतदाताओं का होता है। मतदाता जिस ओर जाएंगे गढ़ उसका बन जाता है। जी, आपने आप किस आधार पे गढ़ मानते हैं? स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो जी। गढ़ की परिभाषा क्या है, मुझे कमलकांत जी कभी समझ में नहीं आया। गढ़ वो होता है जिसके अंदर एक पार्टी जो है मल्टीपल टाइम्स जो है सेम उसका मतदाता उसके प्रति आकर्षित रहता है और मल्टीपल टाइम्स वो चुनाव जीतती है, इसे गढ़ कहा जाता है। वो कई बार बीच में टूट जाता है, लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति देखी जाए हरियाणा में, तो वो जाट समुदाय पर ही टिकी है
और विशेष रूप से सोनीपत, रोहतक और झज्जर के जाट समुदाय पर। अगर ये जाट समुदाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा की राजनीति में कोई कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, इसलिए उसे गढ़ कहा जा रहा है। ये जो सर्वे आपने किया उसकी बारीक चीजें हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि जो मैंने उनसे बात की शुरू करने से पहले, या जो मेरी और लोगों से बात हुई, वो ये है कि सोनीपत में आज मेजोरिटी सीटों पर बीजेपी खड़ी है। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या हरियाणा में जो हवा है चुनाव की वो बदल रही है? ये एक बड़ा सवाल है जिससे हम कथुरिया साहब के पास जाएंगे, क्योंकि वो सर्वे करके आए हैं। बताइए कथुरिया साहब, 6 सीटों की क्या स्थिति है और बीजेपी कांग्रेस कहां खड़ी है? देखिए, अगर सबसे पहले मैं खरगोदा से आरंभ होता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले जो सर्वे करने गया था वो खरगोदा ही गया था। खरगोदा सीट पर आज बराबरी का मुकाबला है, पर मुझे लगता है जब परिणाम आएगा खरगोदा सीट लगभग 75,000 जाट मतदाता है, और जाट जी मतदाता जितनी भी जाट बहुल्य एससी रिजर्व सीट्स है वहां पर मुझे कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वहां जाट कम्युनिटी का वोट डिवाइड नहीं होगा, वो एक मुश्त होकर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। यही कारण है कि जी खरगोदा में मुझे लगता है अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि एक बार फिर विधायक बनने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी पवन खरगोदा टक्कर अच्छी दे रहे हैं। यदि इसके बाद मैं राय की एक बात मिनट करूं एक तो मिनट एक राय मिनट में एक मिनट एक मिनट एक मिनट कथुरिया जी, हम आज की बात करते हैं, क्योंकि परिणाम क्या आएगा ये तो जनता तय करेगी। और आपको क्यों लगा कि पवन खरगोदा जो है वो फाइट दे रहे हैं? आज की डेट में उनके फाइट देने का क्या कारण है? थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो दर्शकों को थोड़ा उसमें नई समझ मिलेगी। मुख्य कारण तो है एक सहानुभूति भी है, क्योंकि पवन खरगोदा इससे पहले चुनाव हार चुके हैं और नजदीकी अंतर से हार चुके हैं। पिछली बार स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी थे, बीजेपी ने जब टिकट नहीं दी थी तब वो जेजेपी की टिकट पर जाकर चुनाव लड़े थे। एक तो मुख्य कारण ये एंटी इनकम्बेंसी जयवीर वाल्मीकि के प्रति है। जयवीर वाल्मीकि यहाँ के बाहरी कैंडिडेट है। जयवीर वाल्मीकि बेसिकली बड़ौदा हल्के से संबंध रखते हैं, जो उनका गांव है बड़ौदा हल्के में कथूरा गांव से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं। वो तो हरियाणा से भी राजनीति छोड़कर मुंबई जाकर बस गए थे 2009 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें मुंबई से बुलाकर और खरगोदा की टिकट दी थी और उन्हें लगातार 3 चुनाव में जीत हासिल की। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की अगली सीट की ससुराल है। चर्चा कीजिए। जी जी अगली सीट के बारे में बताइए, राई सीट के अगली बारे में आप सीट बता रहे थे। अगली सीट राई, जहां पर जाट कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने जाट प्रत्याशी उतारे हैं, और कृष्णा के अलावा इससे पहले 2014 में भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, परंतु उस समय उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी और वो चुनाव हार गई थी। इस बार वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पर राई हल्के में। और जय भगवान अंकिल जी ने पहली बार टिकट मिली है। जयतीर दहिया जिनकी टिकट काटी गई है वो नाराज होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ सकता है। यहाँ कांटे का मुकाबला है, अंतिम समय तक आप यहाँ किसी को भी विजेता नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल कांटेदार जोरदार टक्कर रहने वाली है। ठीक है, अगली सीट। लिटिल बिट अगर आज की डेट में देखें तो कृष्णा गहलावत अपने चुनाव को अच्छे से मैनेज किए हुए हैं। कृष्णा गहलावत को लिटिल बिट आज की स्थिति में ऐड है। जी अगली किस सीट की चर्चा करेंगे आप? अगली सीट गन्नौर। गन्नौर में यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो देवेंद्र काजान चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ऐड जा रहा है, क्योंकि जाट कम्युनिटी का अधिकतर वोट वो देवेंद्र काजान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी होने से ब्राह्मण वोट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर कुलदीप शर्मा केवल इसी कारण फाइट में बने हुए हैं। 15,000 से 17,000 के बीच में यहाँ मोमडन वोट है जो कुलदीप शर्मा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 9% लगभग 18,000 वोट यहाँ पर रविदासिया समाज का भी है, जिसे कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है।
इसलिए यहाँ पर कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान के बीच में टक्कर है। आज देवेंद्र कादियान आगे दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र कौशिक फाइट से बाहर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर रहने वाली है। जी, अगली सीट अगली किस सोनीपत सीट की शहर की चर्चा चर्चा करेंगे? हम कर ही चुके हैं, मैं बता रहा हूँ। जी, जी, अभी आज जो पहली चर्चा सोनीपत शहर की थी, यहाँ निखिल जी, मदान और सुरेंद्र पवार में जोरदार टक्कर है। अब सुरेंद्र सेंटीमेंट पिछले 1-2 दिन से चेंज हुए हैं। पहले निखिल मदान को एज था, अब नजदीकी मुकाबले में आगे आज भी भले ही निखिल मदान प्रतीत हो रहे हैं, पर जो मार्जिन है वो ज्यादा नहीं है सोनीपत शहर में। जी, बड़ौदा सीट बड़ौदा सीट में बीजेपी फ्रेम में नहीं है। यहाँ प्रदीप सांगवान तीसरे स्थान पर हैं। जो निर्दलीय कपूर सिंह नरवाल है, उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज भालू के साथ है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 गांवों में और दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 गांवों में दौरे करके आए हैं बड़ौदा हल्के के। जो बड़े गांव हैं शामड़ी, मुंडलाना, चिड़ाना और मुखी, इस 4 गांवों में सभाएं और रोड शो किए अपने प्रत्याशी इंदुराज गु- भालू के लिए। थोड़े से सेंटिमेंट बदले हैं। अब पहले भी एज पे जब से चुनाव शुरू हुआ है, एज पर इंदुराज भालू ही थे, आज भी भालू बने हुए हैं। परंतु जो जीत का जी, मार्जिन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था शुरुआती, आज वो जीत का मार्जिन घट के लगभग 10 और 15,000 के बीच में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। गोहाना सीट अंतिम सीट आज गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी और काफी रश भी दिखाई दिया गोहाना में। और यहाँ पर गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर अरविंद शर्मा की तारीफ भी की। बोले कि इस क्षेत्र को जो अरविंद शर्मा के अनुभव का फायदा मिलने वाला है। मुझे लगता है आज की डेट में एज अरविंद शर्मा को है, परंतु पिछली बार भी अंतिम समय में जो जाट मतदाताओं ने एक मुश्त होकर जगवीर मलिक की तरफ अपना रुझान कर दिया था, यहाँ अंतिम समय में भी स्थितियां बदल सकती हैं। आज जो राजवीर दहिया और हर्ष शिकारा जितने भी वोट ले रहे हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि उनका मत प्रतिशत घटता है तो जगवीर मलिक मुकाबले में रहेंगे, यदि उनका मत प्रतिशत बढ़ता है तो जगवीर मलिक मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जी, तो आपने जो विवरण दिया उसके अनुसार से प्रेम जी के पास आ रहे हैं। प्रेम जी, 6 सीटें जो सोनीपत जिले की हैं, उनमें से जो कथुरिया जी ने अपना विवरण दिया, उसमें 4 सीटों पर उन्होंने बीजेपी को एज बताया मोटे तौर पर, और 2 सीटों पर, एक सीट पर कांग्रेस, एक सीट पर इंडिपेंडेंट को एज बताया गया। तो आप क्या इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये किसी बदलते हुए हवा का संकेत देता है? आपका क्या कहना है? देखिए, कथुरिया जी ने ग्राउंड पे काम किया है और कथुरिया जी का विश्लेषण का आधार क्या है वो तो खैर वही जानते हैं, साइंटिफिक अनसाइंटिफिक। पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि 2 सीटों का आंकलन उनका बहुत सही है, जिसमें गन्नौर की सीट खासतौर से, गन्नौर में इंडिपेंडेंट देवेंद्र कादियान बहुत आगे है। दूसरा, अगर उनका आंकलन जो है, आप सोनीपत की सीट को लेकर के, सोनीपत का अब तक का लगता था कि निखिल मदान कहीं ना कहीं आगे हैं, परंतु आज निखिल मदान लगभग लगभग बराबरी पे है। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते एक बार फिर से सुरेंद्र पवार इस सीट को निकाल पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो वोटों का, जिन जिन वर्गों पे कांग्रेस पार्टी बैंक कर रही है या भारतीय जनता पार्टी बैंक कर रही है, वो सुरेंद्र पवार के पक्ष में ज्यादा है। तो सुरेंद्र पवार मुस्लिम है और उनकी सारी रिश्तेदारियां पंजाबी समाज में है। और निखिल मदान को लाया इसलिए गया था क्योंकि ये पंजाबी बहुल क्षेत्र है। निखिल मदान के परिवार के साथ भी वही कहानी जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सीबीआई का दबाव, और सीबीआई के दबाव में सुरेंद्र पवार को अंदर जाना पड़ा था। उनके केस को, अब उनकी गिरफ्तारी को माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। उसका लाभ उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। गोहाना में इस बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं लगता है कि इस लोकसभा क्षेत्र के पुराने सांसद अरविंद शर्मा, जो पिछली बार
रोहतक में चुनाव हार गए थे अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में, वो गोहाना फिर से आए हैं क्योंकि सोनीपत में एक बार वो निर्दलीय सांसद बन चुके हैं। तो जातीय समीकरणों को अगर आप देखते हैं तो दो नाम इन्होंने दिए, हर्ष शिकारा। ये सब लोग कांग्रेस के वोट में सेंध लगाते हैं। और जगवीर मलिक की जो बात है, जगवीर मलिक के विरुद्ध इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो लगातार विधायक बनते आए। इस बार अरविंद शर्मा उस मुकाबले को रोचक बनाए हुए जरूर है, परंतु जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात करते हो, अभी आपने ही खुद कहा था कि ये उनका गढ़ है, वो गढ़ में आकर के जब झोली फैला करके वोट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम प्रभावित होते हैं। एक तीसरी सीट आपने बड़ौदा की जिक्र किया, बड़ौदा की सीट पे इस समय कहीं ना कहीं कपूर नरवाल जो निर्दलीय है, पिछली बार उनसे वादा किया गया था, जब उपचुनाव हुआ था उस समय इंदुराज नरवाल को जब टिकट दी थी तो उस समय भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र जो इस समय सांसद है, वो दोनों लोग उनके घर गए थे और उनको ये वादा करके आए थे कि अगले अगले चुनाव में आपको हम चुनाव लड़वाएंगे। और वो वायदा खिलाफी के खिलाफ ही इस बार कहीं ना कहीं बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों की सहानुभूति उनके साथ है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का आपने 4 सीट पे जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट राई और दो दो सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है, 2 सीट पे रूप से कांग्रेस आगे है और एक निर्दलीय के पक्ष में जा रही है, एक बहुकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। ये है सोनीपत का विश्लेषण। अब कथुरिया जी का जो भी आधार रहा हो, मुझे जो विभिन्न सूत्रों से या मित्रों से, आप जैसे लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों से बात करने का अवसर मिलता है, तो मेरा आकलन आज तक का यही है कि मात्र 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, 2 पे कांग्रेस और 1 पे निर्दलीय और 1 पे बहुकोणीय मुकाबला है। जी, ये जो निर्दलीय जीतेंगे, जैसे सोनीपत में 2 निर्दलीय जो हैं वो अभी आज की तारीख में दिख रहे हैं, कुछ दमखम वाले दिख रहे हैं, नरवाल और कपूर नरवाल और देवेंद्र कादियान। तो ये निर्दलीय का फायदा किसे होगा प्रेम जी, इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, निर्दलीय यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो निर्दलीय की अहमियत बढ़ जाती है। जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो निर्दलीय प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को हालांकि बहुमत नहीं था, उनको 10 विधायक मुफ्त में मिल गए जननायक जनता पार्टी के, और निर्दलीय विधायकों में से केवल एक विधायक को मंत्री पद मिला, चौधरी रणजीत सिंह को, जिसके बाद में लोकसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़वाया, परंतु विधानसभा के चुनाव आते आते उनको अयोग्य करार दे दिया गया और उनको टिकट भी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं बाकी के सारे विधायक बगावत करके फिर कांग्रेस के पक्ष में गए और कुछ को टिकट मिली, कुछ को नहीं मिली। देवेंद्र सिंह बबली एकमात्र ऐसे विधायक रहे निर्दलियों में या जननायक जनता पार्टी के जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। वो भी कांग्रेस का दरवाजा खटखटाते रहे। कांग्रेस की जब टिकट नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ प्रत्याशी नहीं था तो इसलिए उनको टिकट मिली। निर्दलियों में से किसी को भी, सोमवीर सांगवान ने मदद की, कुंडरी के विधायक बोलन ने वहां मदद की, एक धर्मपाल है नीलोखेड़ी में जिनको कांग्रेस के टिकट नहीं, मिली है। निर्दलीय तो सारे आखिरी मोमेंट पे छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे ना, तो प्रॉब्लम तो ये थी। जेजेपी में बबली को मिली और अनूप धानक को भी मिली, तो जो जेजेपी से आए, और रामकुमार गौतम को भी टिकट मिली। वैसा नहीं है, जो जेजेपी से आए उनको टिकट मिली, निर्दलियों की और बात की, निर्दलीय आपने जो थी, निर्दलियों की बात की थी, निर्दलियों में से केवल एक को टिकट मिली। ये मैं बात कहना चाह रहा था कि निर्दलियों को पूरे 5 साल के शासन में, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं उनको कोई एडजस्ट नहीं किया, केवल एक व्यक्ति को एडजस्ट किया था, चौधरी रणजीत सिंह, और चौधरी रणजीत सिंह को भी विधानसभा में टिकट नहीं दी गई। जी। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपने आकलन सुना कथुरिया जी का भी, प्रेम जी का भी, आपका क्या कहना है सोनीपत की 6 सीटों के बारे में? आप क्या मानते हैं, 6 के 6 पर क्या स्थिति बनने वाली है? 6 की 6 की अगर हम बात करें, जैसे कि सोनीपत सीट की बात करें, अभी 2020 में लास्ट में मेयर का इलेक्शन हुआ था, जिसमें सोनीपत शहर और उसके आसपास के कई बड़े गांव थे, जिसमें गन्नौर हल्के के भी गांव थे, राई के भी गांव थे और आपका खरखोदा के भी गांव थे। उनको मिला के तब भी जो बीजेपी कैंडिडेट थे मेयर इलेक्शन में, ललित बत्रा थे, वो 10,000
के ऊपर कुछ वोट ऊपर से मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। अगर हम उसका वोट घटा दे जो है, तो हमें लगता है कि बीजेपी के लिए सोनीपत सीट जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए जो है। सुरेंद्र पवार है, क्योंकि मेरे इलेक्शन में पंजाबी वोट बीजेपी का बटा था। इस बार भी हो सकता है कि ज्यादा वोट जो है वो निखिल मैदान की तरफ जा सकता है, वैश्य वोट भी जा सकता है, ब्राह्मण वोट भी जा सकता है। तो दूसरा, और उनका जो है कोरोना के टाइम में उन्होंने पैसा काफी खर्च किया था अपने निखिल मैदान ने, काफी मतलब सोशल वर्क में आगे रहे थे निखिल मैदान जो है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो उसका भी उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। तो मुकाबला जो है काफी कड़ा होने जा रहा है जो है सोनीपत सीट पर। तो देखना वो क्या रहता है जी जो है। जी। तो और जो 3 सीटें हैं, बड़ौदा की सीट के बारे में क्या कहना है आपका? अगर बड़ौदा सीट की बात करें जैसे, तो बड़ौदा सीट पर मुकाबला जो है बीजेपी मुकाबले से बाहर हो चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि प्रदीप सांगवान आज के दिन वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। जो मुकाबला जो है निर्दलीय कपूर नरवाल और अपना जो कांग्रेस के उम्मीदवार है इंदु राज नरवाल उर्फ भालू के बीच में दिखाई दे, वही मुकाबले में है। हाँ, लेकिन जितना बीजेपी घटेगी जो है, जिस हिसाब से बीजेपी जितना घटेगी और उसका वोट कपूर नरवाल की तरफ जाता है, तो उसके उनके चांसेस उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे जीत के प्रति जो है। अगर बीजेपी का वोट नहीं गिरता है, बीजेपी का वोट अगर मेंटेन रहता है, प्रदीप सांगवान ले जाते हैं ठीक ठाक वोट, तो कांग्रेस आराम से ये सीट निकाल ले जाएगी। अगर बीजेपी का वोट टूटकर कपूर नरवाल की तरफ जाता है बड़ा हिस्सा जो है, तो कपूर नरवाल भी जो है बड़ौदा सीट निकाल सकते हैं जी, और मतलब जहां ये इट इज एनीबॉडीज गेम। बीजेपी को एनीबॉडी छोड़ के दोनों में गेम कोई हो भी सकता जीत है। सकता है। अगर उनका बीजेपी का वोट है, अगर बीजेपी कम वोट लेती है, तो कपूर नरवाल के चांसेस, अगर बीजेपी वोट ठीक ठाक ले जाती, कपूर नरवाल का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात जी करें गोहाना सीट की, गोहाना सीट जो जी है पिछली बार बीजेपी इसलिए हारी थी कि बीजेपी के तीरथ राणा थे, वो जाट कैंडिडेट थे, राजकुमार सैनी भी जो है इलेक्शन लड़े थे वहां पर, बीजेपी कैंडिडेट जी तीसरे नंबर पर आता। इस ट्रायंगुलर फाइट जी में जगबीर मलिक को फायदा हुआ, तो वो निकासी निकाल ले गए थे, क्योंकि जो बीजेपी का जी वोट था वो कई काफी वोट जो बीजेपी को जाना था वो राजकुमार सैनी ले गए थे, तो जिसकी वजह से हार का जी सामना। इस बार लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जो है अपना जो है राजवीर दहिया है, हर्ष शिकार है, वो रघुवीर मलिक का वोट काट रहे हैं। और जी अब अगर जो अभी फिलहाल के दिन जो एज है, अगर वो ज्यादा जी वोट लेता बीजेपी कैंडिडेट जो है अरविंद शर्मा की जीत आसान हो जाएगी। नहीं तो जी अगर अगर वो बिल्कुल ही उनका ढह जाते हैं जो है, उनको कोई वोट नहीं मिलता है जैसे, तो हो सकता है कि जगबीर मलिक इसमें निकल जाए। जगबीर मलिक 2008 से लगातार यहाँ से विधायक बने आ रहे हैं, 4 चुनाव जी लगातार जीत चुके हैं। तो इस बार हो सकता है कि बीजेपी निकल जाए जो है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के वोट में डिवीजन नहीं है जो है, कांग्रेस के वोट में जी डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से हो जी सकता है। और आज प्राइम मिनिस्टर का रैली भी हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है उसका भी जी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है जी। जी। तो और 3 सीटें और जी, हाँ जी जी। उनको भी आप समअप कर दीजिए। गन्नौर की सीट को, खरखोदा की सीट को। अगर हम गन्नौर की बात करें, गन्नौर पे जरूर मैं कहूंगा कि इस टाइम एज पर है देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान सोशल वर्क भी रहा है, उनका एक अच्छी छवि भी है, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है देवेंद्र कादियान को, क्योंकि जाट वोटों का बड़ा हिस्सा वो अभी वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं गन्नौर सीट से। तो उनका जी आज के दिन वो एज है। दूसरे तीसरे नंबर की ऐसा लगता है कि लड़ाई जो है अपना बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी उम्मीदवार जो है देवेंद्र कौशिक, कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप जो है कुलदीप शर्मा, उनके बीच दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, जितना जी अगर जाट वोट टूटता है, मान लो कि जाटों का जी वोट अगर टूट के कुलदीप शर्मा की तरफ जाता है, तो देवेंद्र कादियान जो पिछड़ भी सकते हैं, हो सकता है उन्हें हार का सामना कर दिया। अगर जाटों के वोट में अगर नहीं टूटता है कोई, तो वो सीट यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम बात तो करें जाटों, जैसे कि जी जाट के वोटों जी पे जी। जो है गन्नौर सीट डिपेंड कर रही है आज के दिन जो है। हम्म। और अगर हम जाट अगर वोट बात, टूटता है कांग्रेस और देवेंद्र कादियान में, तो हाँ जी, ये फिर एनीबॉडीज गेम हो जाता है। हाँ, फिर वो एनीबॉडीज गेम हो सकता है बिल्कुल जो है, इसमें अगर जी डिवीजन जी आ जाता है, बिल्कुल जो जी एनीबॉडीज गेम। लेकिन हाँ, कुलदीप शर्मा के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे जो मैं ये जी मानता हूँ। जी और हम बात करें जैसे अपना राय सीट की, राय सीट पर इस टाइम जो है बीजेपी के जो है कृष्णा गहलोत मजबूत दिखाई दे रही है। पिछली बार भी पिछली बार अपना क्या कहते हैं मोहनलाल बडोली यहाँ से बड़ौली जी विधायक, वो जीते काफी थे। काफी काफी कम अंतर से विधायक बने थे, काफी कम अंतर रहा था जीत का। इस बार जैसे जी जयप्रिया दहिया ने भी जो है चुनाव कांग्रेस को छोड़ दिया,
उनके गांव भी हैं दैया खाप के, तो उसका भी नुकसान जो है कांग्रेस को हो सकता है। और इसमें नॉन जाट गांव काफी है जो है राय हल्के में, राजपूतों में, कुछ एनसीआर का भी आप समझ सकते हैं कुछ प्रभाव है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है राय हल्का जो है, दिल्ली से सटा हुआ है, उसका भी एक एनसीआर का भी एक कुछ प्रभाव है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट जो है बीजेपी निकाल सकती है, यहाँ पे जो है थोड़ा एज है इसका, आज के दिन एज है। जी जी। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से सोनीपत में समीकरण बदल रहे हैं। अंतिम रिजल्ट तो जनता को ही तय करना है, वोट डलने के बाद होगा। कल से हम थोड़ा अपना फॉर्मेट चेंज करेंगे। कल से हम आपके सवालों पर जवाब देंगे। प्रेम जी रहेंगे एक तरफ और विनोद मेहता जी रहेंगे। ये दोनों आप जो भी सीट के बारे में पूछेंगे, अपनी सीट के बारे में, ये उसके कारणों सहित, उसके जो रीजंस हैं उसके सहित आपको बताएंगे कि वहां क्या परिस्थिति और क्या समीकरण बन रहा है, किसको एज है, कौन पीछे जा रहा है, उसके कारण क्या हैं। तो कल से हमारा फॉर्मेट मुख्य तौर पर ये रहेगा। आज हमने इसके बारे में एक प्रोमो भी चलाया है, और प्रोमो में आप कमेंट करके अपनी सीट के बारे में अभी से पूछ सकते हैं। कल हम एक एक करके उन सब सीटों के बारे में जो आप पूछेंगे उन्हें शामिल करेंगे, आपके विचार भी शामिल करेंगे और इन सीटों का विश्लेषण भी देने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।